हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल biology.com पर। आज के इस वीडियो में हम ट्रांसक्रिप्शन की क्रिया पढ़ेंगे, वो भी यूकैरियोट्स में। पिछले वीडियो में हमने प्रोकैरियोट्स में ट्रांसक्रिप्शन पढ़ा। चूँकि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक जो ट्रांसक्रिप्शन है उसमें बहुत ज़्यादा समानता है, इसलिए आपको पहले प्रोकैरियोट्स का जो ट्रांसक्रिप्शन है वो पढ़ना बहुत ज़रूरी है। यदि वीडियो आपने वो नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। पहले प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन आप पढ़ें, उसके बाद यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन आपको समझना बहुत आसान हो जाएगा। देखो, यूकैरियोट्स जो होते हैं उनकी जो सेल्स होती है, जो कोशिकाएं होती है, उनमें न्यूक्लियस पाया जाता है। क्या पाया जाता है? न्यूक्लियस पाया जाता है, केंद्रक पाया जाता है। और जो डीएनए होता है वो भी कहाँ पाया जाता है? केंद्रक में ही पाया जाता है। ट्रांसक्रिप्शन होता क्या है? डीएनए से आरएनए बनना। तो ऑब्वियस सी बात है कि जो ट्रांसक्रिप्शन की क्रिया होगी वो कहाँ होगी? न्यूक्लियस के भीतर ही होगी। तो सबसे पहला बिंदु, ट्रांसक्रिप्शन होता कहाँ है? ट्रांसक्रिप्शन जो है वो न्यूक्लियस में होता है, केंद्रक में ये क्रिया होती है, सबसे पहला बिंदु। दूसरा, हमने प्रोकैरियोट्स में पढ़ा ट्रांसक्रिप्शन की डायरेक्शन। कई बार आपके नीट में सीधे सीधे पूछा जाता है कि इसकी डायरेक्शन क्या होती है। तो चाहे ट्रांसक्रिप्शन हो, चाहे रेप्लिकेशन हो, चाहे प्रोकैरियोट्स में हो, चाहे यूकैरियोट्स में हो, इसकी डायरेक्शन हमेशा 5' to 3' होती है। ठीक है, चाहे रेप्लिकेशन, चाहे ट्रांसक्रिप्शन, चाहे प्रोकैरियोट्स में हो, चाहे यूकैरियोट्स में हो, डायरेक्शन हमेशा कैसी रहेगी? 5' to 3' डायरेक्शन होगी। किसकी? ट्रांसक्रिप्शन की। ठीक है, अब बात करते हैं यूकैरियोट में थोड़ा डिफरेंस है, वो जो बहुत महत्वपूर्ण है वो मैं बिंदु डिस्कस करने वाला हूँ। क्या कि यूकैरियोट्स में जो डीएनए से आरएनए बन रहा है, डीएनए से आरएनए बनना ही ट्रांसक्रिप्शन है। लेकिन यूकैरियोट्स में जो डीएनए से आरएनए बनता है, शुरुआत में वो वास्तव में थोड़ा अलग होता है, इसलिए उसे एचएनआरएनए कहते हैं, हेट्रोजीनस न्यूक्लियर आरएनए। एचएन, हेट्रोजीनस न्यूक्लियर आरएनए। ठीक है, और उससे फिर आरएनए बनता है। विशेषकर हम बात कर रहे हैं एमआरएनए की। ठीक है, तो यहाँ हमने प्रोकैरियोट्स में सीधे डीएनए से आरएनए बनाया था, लेकिन यहाँ पहले एक प्री एमआरएनए बनता है। ये जो है एक तरह का प्री एमआरएनए है, अभी प्री मैच्योर है, इसमें कुछ कमियां हैं। कमियां क्या है? वास्तव में इसमें जो है एक्सॉन और इंट्रॉन्स विशेष तरह के सीक्वेंसेज होते हैं। इंट्रॉन्स, एक्सॉन्स वो सीक्वेंस है जो आगे प्रोटीन सिंथेसिस के लिए जरूरी है, जो प्रोटीन सिंथेसिस में भाग लेंगे, जिनका ट्रांसलेशन हो सकता है। लेकिन इंट्रॉन्स वो भाग है जो प्रोटीन संश्लेषण में, प्रोटीन सिंथेसिस में, या जिसे कहें हम ट्रांसलेशन में, ये ट्रांसलेशन में भाग नहीं लेते हैं, इसलिए इन्हें हटाना बहुत ज़रूरी है। जो ट्रांसलेशन में भाग लेंगे नहीं, उनका क्या कोई औचित्य नहीं है, इसलिए उनको निकालना जो है वो ज़रूरी होता है। तो इंट्रॉन्स को बाहर निकाला जाता है, एक्सॉन्स को आपस में जोड़ा जाता है। तो यूकैरियोट्स में ये बड़ा डिफरेंस है, जो प्रोकैरियोट्स में ऐसा कुछ नहीं हो रहा था। डीएनए से प्रोकैरियोट्स में सीधे एमआरएनए बनता है, लेकिन यूकैरियोट्स में पहले डीएनए से एचएनआरएनए बनता है, हेट्रोजीनस न्यूक्लियर आरएनए, जिसमें प्रोसेसिंग होती है। उस प्रोसेसिंग को पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशंस कहते हैं। पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशंस कहते हैं, और फिर एमआरएनए बनता है। और ये जो पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशंस है वो भी यहाँ न्यूक्लियस में ही होता है। मैं यहाँ थोड़ा समझाने के लिए न्यूक्लियस को बड़ा बना देता हूँ। डीएनए से पहले एचएनआरएनए बनेगा, ये एचएनआरएनए से प्रोसेसिंग होगी और उससे बनेगा फिर एमआरएनए। ये एमआरएनए फिर केंद्रक से जो है वो बाहर आ जाता है। जैसे ये मान लीजिए एमआरएनए है जो केंद्रक से बाहर आकर साइटोप्लाज्म में आ जाता है, और फिर प्रोटीन सिंथेसिस में जो है ये राइबोसोम से जुड़ेगा। ठीक है, तो ये जो इतने कार्य है, डीएनए से पहले एचएनआरएनए बनना, ट्रांसक्रिप्शन जो है वो, और पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशंस जो है वो तो न्यूक्लियस में होते हैं। ठीक है,
और बाद की प्रक्रिया जो है जिसे ट्रांसलेशन कहते हैं वो कहाँ हो रही है, वो हो रही है साइटोप्लाज्म में। ठीक है, बात करें नेक्स्ट इस प्रोसेस में कौन कौन से कारक सहायक है, तो हमने पिछले 2 वीडियोज़ में यही बात की है। ट्रांसक्रिप्शन में आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम सहायक होता है, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम। प्रोकैरियोट्स में केवल एक ही आरएनए पॉलीमरेज था, लेकिन यूकैरियोट्स जो होते हैं उसमें 3 आरएनए पॉलीमरेज होते हैं। प्रोकैरियोट्स में तो केवल एक ही था, लेकिन यूकैरियोट्स में 3 आरएनए पॉलीमरेज होता है। आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, आरएनए पॉलीमरेज सेकंड और आरएनए पॉलीमरेज थर्ड, 3 होते हैं। जो फर्स्ट होता है वो आरएनए बनाता है, सेकंड जो है वो mRNA बनाता है और थर्ड जो है वो tRNA बनाता है। ये हमने पिछले वीडियोस में डिस्कस किया, इसलिए मैं जल्दी बता रहा हूँ। rRNA भी कौन कौन से बताए हमने, 18, 28 और 5.8, ये 3 rRNA फर्स्ट द्वारा बनते हैं। एक और rRNA होता है 5S, वो बनता है आरएनए पॉलीमरेज थर्ड द्वारा। ठीक है, और इसके अलावा इसमें ये जो थर्ड जो है वो tRNA बनाता है, ये snRNA भी बनाता है। तो इस तरह आरएनए पॉलीमरेज ये आपको याद रखने हैं। साथ में बहुत सारे ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर्स भी यहाँ सहायता करते हैं। आरएनए पॉलीमरेज तो है ही है, और भी कुछ एंजाइम्स होते हैं जिन्हें सम्मिलित रूप से ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स या इन्हें जनरल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स कहते हैं। क्या कहते हैं, GTFs, जनरल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स कहते हैं। जनरल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स इनको कहा जाता है। तो यूकैरियोट्स जो होते हैं उनमें ट्रांसक्रिप्शन में कौन से एंजाइम सहायक है, आरएनए पॉलीमरेज तो है ही है, वो भी 3 है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। फर्स्ट rRNA बना रहा है, सेकंड mRNA बना रहा है, थर्ड tRNA और 5S rRNA और इस snRNA को बना रहा है। इसके अलावा कौन से एंजाइम सहायक है, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स उनको नाम दे दिया गया, सम्मिलित रूप से सबको TFs कह दिया गया, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स नाम दे दिया गया। तो ये और सहायक होते हैं। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। साथ ही ये भी आप समझ लीजिए कि ये जो HNRNA से mRNA जो बन रहा है, HNRNA से mRNA बनने के दौरान जो क्रिया हो रही है उन्हें पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशंस कहते हैं। क्या कहते हैं, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशंस। ये अपने NCERT 12th में अच्छी तरीके से मेंशन है, केवल मुख्य मुख्य बिंदु मेंशन है जो मैं यहाँ आपको बता भी रहा हूँ, बहुत महत्वपूर्ण है। तो कौन कौन से मॉडिफिकेशंस हैं जो HNRNA में होते हैं और उन्हें mRNA बनाने में बनता है, जिससे वो 3 मॉडिफिकेशंस हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है। पहला, इसके 5 प्राइम, मान लीजिए ये HNRNA है, इसका ये 5 प्राइम है, ये इसका 3 प्राइम है। तो एक मॉडिफिकेशन इसके 5 प्राइम पर होता है, एक इसके बीच में होता है और एक 3 प्राइम पर होता है। बहुत आसान है याद करना, एक शुरू में होगा, एक बीच में, एक लास्ट में। जो शुरू में होता है उसे 5 प्राइम पर हो रहा है, इसलिए इसे 5 प्राइम कैपिंग कहते हैं। 5 प्राइम कैपिंग कहते हैं और इसमें जो कैप लगती है वो कैप लगती है 7 मिथाइल ग्वानोसिन ट्राइफास्फेट की। 7 मिथाइल ग्वानोसिन ट्राइफास्फेट, इसकी कैप 5 प्राइम पर ये ग्वानोसिन जोड़ा जाता है, जिसके 7th पोजीशन पे मिथाइल होता है और ये ट्राइफास्फेट होता है। दूसरी चीज़, ये जो बीच में जो दूसरी प्रोसेस हो रही है उसे कहते हैं स्प्लाइसिंग, उसे कहते हैं स्प्लाइसिंग। और स्प्लाइसिंग में जो ये मैंने अभी आपको चर्चा की एक्सॉन इंट्रॉन्स की, तो होता क्या है स्प्लाइसिंग में, अभी हम इसको थोड़ा सा और डिस्कस कर लेंगे। स्प्लाइसिंग में कुल मिला के बात यह है कि इंट्रॉन्स को काट के बाहर फेंकना होता है, एक्सॉन्स को जोड़ना होता है। तो इंट्रॉन्स जो होते हैं, क्योंकि ये बेकार होते हैं, ये ट्रांसलेशन में भाग नहीं लेने वाले हैं, तो इंट्रॉन्स को तो काटना होगा, या काटने के बजाय आप कह सकते हो हटाना। इंट्रॉन्स को हटाना और शेष जो अब एक्सॉन्स बच जाएंगे उन एक्सॉन्स को जोड़ना, ये कार्य होगा स्प्लाइसिंग में। तीसरा है जो इसके 3 प्राइम एंड पे होगा,
और उसे कहते हैं पॉलीएडिनाइलेशन। पॉलीएडिनाइलेशन। इसमें क्या होता है, इसका जो 3 प्राइम एंड होता है उस 3 प्राइम एंड पर लगातार बहुत सारे एडेनिन समूह जो है वो जोड़े जाते हैं, इसलिए इसे पॉलीएडिनाइलेशन कह रहे हैं। ठीक है, और इसे शॉर्ट में पॉली ए टेल भी कहा जाता है, पॉली ए टेल, क्योंकि इसके 3 प्राइम पे लगातार बहुत सारे ऐसे एडेनिन समूह जो है वो जोड़े जाएंगे। लगभग 200 से 300 एडेनिन समूह जोड़े जाते हैं, इसलिए इसे पॉली ए टेल कहा जाता है। तो 5 प्राइम पर तो एक कैप लगाई जाती है, 3 प्राइम पे एक पूंछ लगाई जाती है, ठीक है, और बीच में फालतू के भागों को काट के तोड़ना, उनको हटाना और एक्सॉन्स को आपस में जोड़ना होता है, जिसे स्प्लाइसिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? स्प्लाइसिंग कहते हैं। इंट्रॉन्स का जो वर्ड है आप अच्छी तरीके से याद कीजिए, एग्जाम्स में बहुत बार पूछा गया है। कौन सा भाग है जो ट्रांसलेशन में भाग नहीं लेता है चेन आरएनए का? तो वो है इंट्रॉन्स। इंट्रॉन्स ट्रांसलेशन में भाग नहीं लेने वाले हैं, इनमें किसी तरह के प्रोटीन्स को कोड करने वाले कोड मौजूद नहीं होते हैं, तो इन्हें हटाना बहुत आवश्यक है। तो ये जो इतने कार्य जो मैंने अभी बताया, ये कहीं पर भी प्रोकैरियोट्स में नहीं हो रहे थे, जो यूकैरियोट्स में ये क्रियाएं हो रही है। ठीक है, अब बात करते हैं हम इसके ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस। ठीक है बच्चों, तो अब हम बात करते हैं ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस होती कैसे है, ट्रांसक्रिप्शन कैसे होता है। तो यूकैरियोट, जैसे हमने प्रोकैरियोट्स में ट्रांसक्रिप्शन को समझने के लिए 3 स्टेप्स में उसको डिवाइड किया, वैसे ही यूकैरियोट्स में भी 3 स्टेप्स होती है और नाम भी उनका वही है। पहला है इनिशिएशन, जिसे हिंदी में हम कहते हैं प्रारंभन। दूसरा है इलॉन्गेशन, जिसे हिंदी में कहते हैं दीर्घीकरण, दीर्घ यानी कि बढ़ना, लंबा होना। और तीसरा है टर्मिनेशन, जिसे कहते हैं समापन। तो ट्रांसक्रिप्शन या अनुलेखन की जो प्रक्रिया है यूकैरियोट्स में, वैसे ही जैसे हमने प्रोकैरियोट्स में पढ़ा, 3 स्टेप्स में उसको डिवाइड कर दिया गया समझने के लिए। पहला इनिशिएशन, दूसरा एलोंगेशन और तीसरा टर्मिनेशन। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं इनिशिएशन। यहाँ इनिशिएशन बताने से पहले मैं आपको एक और चीज़ जो है वो बता देता हूँ, जो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो ही यहाँ काम आने वाले हैं जो अभी हमने पढ़े भी। यहाँ कौन से एंजाइम सहायता करने वाले हैं? यहाँ करने वाले हैं आरएनए पॉलीमरेज। ठीक है, लेकिन चूंकि यहाँ हमने आरएनए पॉलीमरेज भी 3 पढ़े हैं, आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ज़्यादा जो उपयोगी है वो सेकंड है, क्योंकि वो बनाएगा एमआरएनए और एमआरएनए से ही प्रोटीन बनता है। इसलिए हम बात करेंगे अभी हाल फिलहाल एमआरएनए बनाने वाला। ठीक है, हाल फिलहाल हम किसकी बात करेंगे? एमआरएनए बनाने वाले आरएनए पॉलीमरेज की। एमआरएनए कौन सा पॉलीमरेज बनाता है? सेकंड। इसलिए अभी हम बात करेंगे सेकंड की, जो एमआरएनए बना रहा है। ठीक है, एक चीज़ और यहाँ नोट करना, दूसरा जो एंजाइम हमने आपको बताया, जो बहुत सारे हैं, जिन्हें शॉर्ट में हमने ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर्स कहा, लेकिन इनके आगे भी एक न्यूमेरिक संख्या लगा दी जाती है, एक संख्या लगाई जाती है, वो इसके आधार पर लगाई जाती है। अगर आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट होता है तो उन्हें टीएफ फर्स्ट कहते हैं, आरएनए पॉलीमरेज सेकंड होगा तो उन्हें टीएफ सेकंड कहेंगे, आरएनए पॉलीमरेज थर्ड होगा तो उन्हें टीएफ थर्ड कहेंगे। ध्यान रखना है, ठीक है। तो अभी आरएनए पॉलीमरेज सेकंड की बात कर रहे हैं, तो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स भी कौन से की बात करेंगे हम? सेकंड ही लगेगा बार बार सभी। ठीक है, अब और ये चीज़ और आप चूंकि हाई लेवल का है, लेकिन फिर भी आप इन बिंदुओं को नोट कर लो, आपके काम आ सकते हैं। ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स जो है वो ये होते हैं, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, ये इतना तो सबके आगे लगना ही है, TF2A, TF2B, फिर TF2D, फिर E, F और H। लगभग ABCD है, आपको यहाँ से C गायब करना है और G गायब करना है, बाकी ABCDC है। ठीक है, तो A, B, D, E, F और H,
ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स हैं जो एमआरएनए बनाने वाले जो पॉलीमरेज एंजाइम है उसकी सहायता करने वाले हैं ट्रांसक्रिप्शन में। ठीक है, चलिए अब समझते हैं ट्रांसक्रिप्शन। और सबसे पहले हम बात करेंगे इनिशिएशन। ये ही सबसे महत्वपूर्ण है, यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन का सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है इनिशिएशन या प्रारंभन। ठीक है, हमने ट्रांसक्रिप्शन यूनिट पढ़ी। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में कौन कौन से भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं। पहला भाग क्या कहलाता है? प्रमोटर कहलाता है। इसके बाद स्ट्रक्चरल जीन कहलाता है। अंतिम भाग क्या कहलाता है? टर्मिनेशन, जहां ट्रांसक्रिप्शन की क्रिया रुकने वाली है। ठीक है, हमने प्रमोटर में क्या पढ़ा? कोई विशेष सीक्वेंस होता है जहां एंजाइम्स आके जुड़ने वाले होते हैं। प्रोकैरियोट्स में हमने उसे क्या नाम दिया था? टाटा बॉक्स या प्रिबनोव बॉक्स नाम दिया था। यहाँ पर भी जो है उसे नाम दिया गया है टाटा बॉक्स। इसे दूसरा जो नाम दिया गया है टाटा बॉक्स को, गोल्डबर्ग एवं हॉगनेस, गोल्डबर्ग हॉगनेस बॉक्स कहते हैं। ठीक है, यहाँ इस पर लगभग -30 पर एक विशेष सीक्वेंस होता है जिसे टाटा बॉक्स या गोल्डबर्ग हॉगनेस बॉक्स कहा जाता है। ध्यान रखना है, कहाँ? ये प्रमोटर पर होता है टाटा बॉक्स। ये जो हॉगनेस बॉक्स या टाटा बॉक्स जो होता है उसमें विशेष सीक्वेंस होता है TATAXAX, ये सीक्वेंस होता है। यहाँ X जो है वो इसलिए है क्योंकि यहाँ ये T भी हो सकता है, A भी हो सकता है। यहाँ T भी हो सकता है, A भी हो सकता है। ज़्यादातर क्या होंगे? यहाँ देखो क्या होंगे, T और A ही ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पॉलीमरेज को आके जुड़ना है और बॉन्ड्स को यहाँ इनके खोलने हैं। जो ये जो डबल हेलिक्स बना हुआ है उसको खोलना है, तभी तो आरएनए बनेगा, एमआरएनए। तो उसको खोलने के लिए आप सोचिए T और A के बीच में कितने बॉन्ड होते हैं? 2। G और C के बीच में कितने होते हैं? 3। तो कौन सा बॉन्ड तोड़ना आसान होगा? 2 बंधों को तोड़ना आसान है या 3 बंधों को? श्योर है 2 बंधों को तोड़ना आसान होगा। इसलिए ज़्यादातर प्रकृति ने देखो अपने आप ऐसा इनको सिस्टम दिया है ताकि ये जो पॉलीमरेज है इन बॉन्ड्स को खोल सके आसानी से। ठीक है, तो ज़्यादातर TA जो है वो रिच होते हैं, GC यहाँ कम होते हैं ताकि ये यहाँ शुरुआत तो अच्छी हो जाए। ठीक है, तो टाटा बॉक्स यहाँ ध्यान रखना, टाटा शुरू में होता है, बाद में XAX होता है, जो यहाँ T या A इनमें से कोई सा भी अलग अलग जीवों में ये वेरी करता है, इसलिए इसे X नाम दे दिया गया। वो A हो सकता है, T हो सकता है, ये वेरी करता है, थोड़ा सा इनमें अंतर हो सकता है। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई। तो जैसा हमने प्रोकैरियोट्स में पढ़ा, ये जो एंजाइम्स है ये प्रोमोटर, सीधा सा एक कंसेप्ट तो इतना सही है ना कि ये जो एंजाइम्स है ये आएंगे, अभी इनका नाम भी नहीं बोल रहा मैं, एंजाइम्स बोल दो आप सभी को। एंजाइम्स होंगे जो प्रोमोटर्स पे बाइंड करेंगे, यहाँ से शुरुआत करेंगे, फिर स्ट्रक्चरल जीन्स में इलोंगेशन होगा, आगे बढ़ते हुए एमआरएनए बनाते जाएंगे और टर्मिनेशन पर जाकर ये हट जाएंगे और आरएनए बन जाएगा। इतना ही सा कंसेप्ट है, बिल्कुल यहाँ पर भी इतना ही कंसेप्ट है। अब हम उस पर चलते हैं कि इनिशिएशन कैसे होगा। इन्हें मैं भी हाल फिलहाल मिटा देता हूं क्योंकि हम यहाँ अभी ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स जोड़ने वाले हैं। बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो इसके बाद अब क्या होगा, शुरुआत देखो, मैं केवल आपको एक सीक्वेंस बता रहा हूँ आपके लेवल के हिसाब से, ताकि आपको बस क्लियर हो जाए कि बिंदु ऐसे होंगे। देखो सबसे पहले यहाँ सबसे पहले जो जुड़ने, मैं ये जो इतने सारे फैक्टर्स हैं उन सभी को सीक्वेंस में बता रहा हूँ कौन सा पहले जुड़ने वाला। सबसे पहले जुड़ने वाला वो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकंड में D जुड़ने वाला होता है। ये जो D है सबसे पहले ये प्रमोटर पर आकर, जो टाटा बॉक्स है ना वहाँ आकर बाइंड करता है। सबसे पहले कौन बाइंड कर रहा है, ये सीक्वेंस बता रहा हूँ, अच्छी तरीके से याद करना है। सबसे पहले कौन जुड़ रहा है, D जुड़ता है। D के पास वास्तव में टाटा बाइंडिंग सीक्वेंस पाया जाता है, डोमेन पाए जाते हैं, टाटा बाइंडिंग सीक्वेंस अनुक्रम पाए जाते हैं, जिन्हें शॉर्ट में TBA
पी कहते हैं, टीबीबी प्रोटीन्स, प्रोटीन सीक्वेंस यहाँ इसमें विशेष तरह के पाए जाते हैं। टाटा बाइंडिंग प्रोटीन ले लो, यहाँ ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, तो ये जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर जो डी होता है, इस डी में विशेष तरह के टाटा बाइंडिंग प्रोटीन्स पाए जाते हैं, टीबीपी पाए जाते हैं। ये इस प्रोमोटर है तो डीएनए, इस डीएनए पर, इस टाटा सीक्वेंस पर आकर जुड़ते हैं, इसको पहचानते हैं। अब याद कीजिए प्रोकैरियोट्स में हमने ऐसा ही एक नाम लिया था, किसका? सिग्मा फैक्टर का। तो बहुत बार एग्जाम्स में प्रश्न तो ये आता है कि बताइए यूकैरियोट्स में सिग्मा फैक्टर का समजात कौन है, उसके समरूप कौन है, उसके जैसा काम करने वाला कौन है? तो सिग्मा फैक्टर जैसा काम कौन कर रहा है? ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर कर रहा है। कौन सा? डी कर रहा है, ध्यान रखना है। ठीक है, वहाँ सिग्मा फैक्टर प्रमोटर पे बाइंड करने में, उसको पहचान कर बाइंड करने में सहायता कर रहा है। यहाँ कौन कर रहा है? डी कर रहा है। ठीक है, ठीक है, हमने ये जो है यहाँ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर डी जुड़ गया। इस डी के जुड़ने के बाद में इसके इस डाउन स्ट्रीम की तरफ ए आकर जुड़ता है, इसके बाद में TF2 ए आकर जुड़ता है, इसके अप स्ट्रीम वाले साइड में ये मान लो ए है, इस पर आकर बी जुड़ता है। अब लगभग सीक्वेंस लगभग जो ABCD वाला क्रम है वैसा ही होगा। इसके बाद TF2 बी आकर जुड़ता है। पहले डी जुड़ा लेकिन उसके बाद में ए और बी जुड़ गया। ए जो है डाउन स्ट्रीम की तरफ, बी जो है वो अप स्ट्रीम की तरफ जुड़ता है। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब यहाँ एक और थोड़ा सा अंतर आने वाला है, बिल्कुल अलग ही कहानी है। ये जो इसके बाद में ये एक विशेष ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर एफ है, ये क्या करता है? जो RNA पॉलीमरेज जो नाराज चल रहा है इस प्रमोटर से, उसको मना के लेके आता है। ये यहाँ है RNA पॉलीमरेज सेकंड, जो प्रमोटर से नाराज चल रहा है। अब इसकी नाराजगी दूर करने के लिए, इसको समझाने के लिए ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर भेजा गया। कौन सा? F। ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर F यहाँ आया और इसको कैसे भी मना लिया, किसी भी तरीके से, मान लीजिए साम दाम दंड भेद से समझाया इसने, और ये RNA पॉलीमरेज फिर मान भी गया और आ गया यहाँ प्रमोटर पर बाइंड करने के लिए। तो नेक्स्ट कौन आया? देखो सीक्वेंस बता रहा हूँ बार बार, पहले डी आया, फिर ए और बी, उसके बाद में जो आया वो आया RNA पॉलीमरेज सेकेंड विथ, ये किसके साथ आया? ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर एफ के साथ आया। ठीक है, इसके बाद बच गए ई और एच जो उसी क्रम में आ जाएंगे। इसके बाद में इस साइड में ई जुड़ता है और साथ ही एच भी आकर जुड़ता है। तो 5वें नंबर पे यहाँ सीक्वेंस में कौन सा आया? ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर ई और फिर आया ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर एच। ये जो एच है ये तो बहुत बड़ा एक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है, बड़ा मॉलिक्यूल है ये, जिसमें लगभग 9 इकाइयाँ होती है और इसका काम भी बहुत बड़ा है। एक्चुअली में क्या होता है, थोड़ा सा मैं इसको और गहराई में ले जाता हूँ। एक्चुअली में अभी जो RNA पॉलीमरेज भाई साहब जो है वो इससे नाराज ही चल रहे हैं। फैक्टर जो F है वो इसको लेके तो आ गए, लेकिन अभी भी ये यहाँ नाराज है, इससे जुड़ गए आके, लेकिन आगे बढ़ने को तैयार नहीं है। मैं तो आगे नहीं जाऊँगा। ठीक है, इसका फिर आगे बढ़ाने में ये जो बड़ा फैक्टर है ये क्या है? थोड़ा मजबूत है, 9 इकाइयों से मिलकर बना है, हष्ट पुष्ट है, तो ये इसको धक्का मारने का काम करता है। ठीक है, तो एक तरह से ये स्टार्ट का काम करता है, स्टार्ट देने का काम करता है। किसे? पॉलीमरेज को, स्टार्ट टू पॉलीमरेज को स्टार्ट करने का काम करता है। जैसे मशीनें होती थी पहले, इंजन को स्टार्ट किया जाता था, वो ही काम ये एच करता है। और वो काम है क्या? वो है इसमें फास्फेट ग्रुप को जोड़ना। ठीक है, फास्फोराइलेशन जिसे कहते हैं, फास्फेट को जोड़ना। ठीक है, होता क्या है वो भी आप समझ लीजिए। ये जो RNA पॉलीमरेज है, इस RNA पॉलीमरेज की जो इसमें भी कई सारी इकाइयाँ होती है, इसमें जो सबसे बड़ी इकाई होती है, उस सबसे बड़ी इकाई में चूंकि प्रोटीन ही तो है, प्रोटीन में C
टर्मिनल भी होगा, N टर्मिनल भी होगा। तो इसका जो C टर्मिनल है, इसे C टर्मिनल डोमेन CTD कह देते हैं, शॉर्ट में समझने के लिए CTD कहते हैं, C टर्मिनल डोमेन। वहाँ ये क्या करते हैं, इस पर फॉस्फेट आकर जोड़ देते हैं। कौन सा ग्रुप जोड़ देते हैं? फॉस्फेट ग्रुप जोड़ते हैं। बस ये फॉस्फेट मिलते ही तो आरएनए पॉलीमरेज स्टार्ट हो जाता है और इलोंगेशन का काम शुरू कर देता है। तो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु आपको इनिशिएशन समझना है। इनिशिएशन में वापस दोहरा देता हूँ, हुआ क्या? प्रमोटर तो ठीक है, वहाँ एक विशेष सीक्वेंस होगा जिसे टाटा बॉक्स या गोल्डबर्ग हॉगनेस बॉक्स कहते हैं। वहाँ पर ये जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है वो डी उसको पहचाना और वहाँ जुड़ गया। उसको जुड़ने के तुरंत बाद ए और बी आकर जुड़ गए। एफ आरएनए पॉलीमरेज को मना कर ले आया, प्रमोटर से जोड़ दिया। फिर ई आकर जुड़ गया। एच थोड़ा हष्टपुट था, वो आकर जुड़ा, आरएनए पॉलीमरेज को लगाई किक लगा के, किक लगाना क्या था? एक तरह से फास्फेट समूह उसके बड़ी इकाई के सी टर्मिनल डोमेन पे जोड़ना एक किक है। वो किक इसको मिली और फिर ये क्या करेगा, इसके बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स है, ये जो H है वो शुरुआती हेलिकेज की तरह काम करता है। H जो है वो हेलिकेज की तरह काम करता है। हेलिकेज हमने जब DNA का जो रेप्लिकेशन पढ़ा था तब पढ़ा था। हेलिकेज का हेलिक्स को ओपन करना, DNA के बीच में ये जो डबल और ट्रिपल बॉन्ड बन रहे हैं A और T और G, जिसे हाइड्रोजन बॉन्ड कह रहे हैं, इसके जो दोनों स्ट्रैंड्स के बीच में, उसको तोड़ना और उसको खोलना जो है वो हेलिक्स को ओपन करना, ये हेलिकेज है एक तरह से, आप समझिए ये एंजाइम। वैसा ये H काम करता है, शुरुआती ये काम कर देगा। इसके बीच में ये जो बॉन्ड्स बने हुए हैं इस तरीके से, उन बॉन्ड्स को ये खोल देगा। इसकी वजह से क्या बन जाएगा? ट्रांसक्रिप्शन बबल बन जाएगा, यानी कि ये थोड़ा इस तरीके से हो जाएगा और आरएनए बनना शुरुआत हो जाएगी। तो ये तो बात हो गई किसकी? इनिशिएशन की। सीक्वेंस याद करना है, पहले डी, फिर ए, फिर बी, आरएनए पॉलीमरेज सेकंड आएगा किसके साथ? एफ के साथ, फिर ई और फिर एच। ये सीक्वेंस आपको याद है। वैसे है बहुत आसान सा, डी और एफ ही थोड़े से जो है उपचूक है, बाकी ए बी इसी क्रम में है। ठीक है, तो बहुत आसान है, ये भी कोई बड़ी बात नहीं। डी सबसे पहले आएगा, बस ये याद रखना है। फिर ए बी, फिर एफ के साथ पॉलीमरेज, फिर उसके बाद में ई और एच। ये जो है इस सीक्वेंस में आएंगे, इनिशिएशन स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, इनिशिएशन स्टार्ट का होने का मतलब 1-2 आरएनए जो है उसके बनने चालू हो जाएंगे। ठीक है, 1-2 बेसेज का आरएनए बनना शुरू हो जाएगा। लगभग 8 से 12 का जब ये बन जाता है तब ये प्रोसेस कंटिन्यू आगे हो जाती है। अब आगे क्या होगा? आगे होगा दूसरी प्रोसेस होगी जिसे कहते हैं इलोंगेशन। इलोंगेशन में जो है यही सारे कार्य करेंगे। ये जो पॉलीमरेज है अब इसका काम है सारा। और कई बार कुछ यूकैरियोट्स में इलोंगेशन फैक्टर्स पाए जाते हैं जो इसको एक तरह से इस क्रिया को बढ़ाने का काम करते हैं, एनहांसर का काम करते हैं। तो इस तरह कंटिन्यू जो है एमआरएनए आगे बनता चला जाएगा, पॉलीमरेज आगे खिसकता चले जाएगा, उसी को इलोंगेशन कहते हैं। ये तो बहुत आसान है। तीसरी प्रोसेस क्या होगी जिसे कहते हैं टर्मिनेशन। ठीक है, टर्मिनेशन में क्या होगा? जैसे ही अब आरएनए पॉलीमरेज जो है, ये आरएनए पॉलीमरेज जो है जैसे ही यहाँ पहुँचता है टर्मिनल साइट पे, इस टर्मिनेटर पे, तो यहाँ जो है कुछ विशेष तरह के टर्मिनेशन फैक्टर्स होते हैं। यहाँ ये टीएफ जो है वो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर नहीं है, ध्यान रखना, टर्मिनेशन फैक्टर्स है। ये क्या है? टर्मिनेशन फैक्टर्स होते हैं जो यहाँ इससे बाइंड करते हैं और आरएनए को अलग कर देते हैं और पॉलीमरेज को अलग करते हैं। तो इस तरीके से यूकैरियोट्स में ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस होती है। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब साथ में एक बिंदु जो अपने एनसीईआरटी में मेंशन भी है, एनसीईआरटी में मेंशन है आपके जो पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशंस है, जो मैंने अभी आपको बताया भी, फिर से मैं उन्हें आपको दोहरा देता हूँ क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है आपके नीट के एग्ज़ाम्स के हिसाब से। तो अभी सिर्फ मैं सीधे आरएनए बना रहा हूँ। जो अब जो अपने पास आरएनए बनेगा वो वास्तव में एचएन आरएनए होगा। वो क्या होगा? एचएन आरएनए। ये मैंने एचएन आरएनए बना दिया। लेकिन इस एचएन आरएनए में वास्तव में कुछ कुछ जगह ऐसे सीक्वेंस होते हैं
जो किसी काम के नहीं है। यहाँ काम से मतलब है कि वो आगे ट्रांसलेशन में भाग लेने वाले नहीं हैं। इंट्रॉन्स कहते हैं, ये ट्रांसक्रिप्शन में भाग नहीं लेंगे, आगे ट्रांसलेशन में भाग नहीं लेंगे, यानी कि ये आगे ट्रांसलेशन करके प्रोटीन का कोड नहीं रखते हैं, प्रोटीन नहीं बनाने वाले, ये कार्य नहीं होने वाला इसमें, ठीक है। और एक्सॉन्स ये काम करने वाले हैं, जैसे मैंने यहाँ एक्सॉन 1 दर्शा रखा है, एक्सॉन 2 मान लीजिए इसे एक्सॉन 3 मान लीजिए, और इसे एक्सॉन 4, ठीक है। तो आगे क्या होगा, इसमें होगी स्प्लाइसिंग। स्प्लाइसिंग में क्या होगा, ये जो एक्सॉन्स हैं इन्हें तो जोड़ दिया जाएगा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, और ये जो फोर्थ है इसे जोड़ के तो ये तैयार कर दिया गया, जिसे mRNA कहा जाएगा। और जो इंट्रॉन्स थे, जो यहाँ 3 मैंने दर्शा रखे हैं, 1, 2 और ये 3, तो ये जो है ये टुकड़े अलग हो जाएंगे। इस प्रोसेस को कहते हैं स्प्लाइसिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? स्प्लाइसिंग कहते हैं। इसके अलावा और क्या हुआ था, इसके 5 प्राइम वाला जो एंड है, ये 5 प्राइम समझ लीजिए, ये 3 प्राइम, इस 5 प्राइम एंड पे एक विशेष ग्रुप जोड़ा जाएगा, एक विशेष ग्रुप जोड़ा जाएगा, और वो कौन सा है, 7 मिथाइल ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट, 7 मिथाइल ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट, 7 मिथाइल ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट। चूँकि ये शुरुआत इसके हेड पे जुड़ा है और हेड पे विशेष चीज़ आती है तो हम उसे कैपी कहते हैं, टोपी कहते हैं, तो इसे कैपिंग कह दिया। क्या कह दिया? कैपिंग कह दिया। और इसका जो 3 प्राइम एंड है वहाँ क्या होते हैं, बहुत सारे एडिनोसिन ग्रुप लगातार जोड़े जाते हैं। इसकी वजह से ऐसे mRNA की पूंछ सी बन गई ना, यहाँ ऐसे mRNA में पूंछ बन जाएगी, यहाँ कैप बन जाएगी। इस पूंछ को क्या नाम दे दिया गया, इसे पोली ए, चूँकि ए बहुत सारे हैं इसलिए पोली ए टेल नाम दे दिया गया। लगभग 200 से 300, लगभग 200 से 300 एडिनोसिन ग्रुप यहाँ जोड़े जाते हैं, ठीक है। और इसे कहते हैं, चूँकि पॉली एडिनिन जोड़े गए इसलिए पॉली एडिनाइलेशन, पॉली एडिनाइलेशन इसे कहा गया। और इसका फ़ायदा ये है, इंट्रॉन्स को हटाने से तो ये हुआ कि आपके बीच में आगे वाली जो प्रोसेस है ट्रांसलेशन जो होगा वो बीच में अटकेगा नहीं। राइबोसोम यहाँ मान लो यहाँ बढ़े, यहाँ फिर रुक जाए, फिर यहाँ बढ़े, फिर यहाँ रुक जाए, तो वो अटकने का काम नहीं होगा स्प्लाइसिंग से, तो ये फ़ायदा हुआ। और ये जो कैपिंग और पॉलीएडिनाइलेशन ये इसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है, mRNA को स्थायित्व प्रदान करती है, ताकि जब वो साइटोप्लाज्म में जाए mRNA तो उसे वहाँ कोई न्यूक्लियस बहुत सारे मौजूद है वो उसे तोड़ न दे, इस mRNA को काट न दे। इसको बचाने के लिए, इसको सेव करने के लिए, इसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए ये कार्य होता है, ठीक है। तो इस तरह बच्चों आज हमने यूकैरियोट्स में ट्रांसक्रिप्शन हमने पढ़ा। इसी तरह जुड़े रहें biology.com के साथ, अपने ज्ञान में वृद्धि करते रहें।